जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको भकुड़ दोष के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा कि यह दोष क्या होता है, कैसे लगता है और अगर यह दोष लग जाता है तो विवाह करना उचित होगा या नहीं, और अगर विवाह करने की सोच रहे हैं तो क्या इसका निवारण है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा आपको कुंडली मिलान के बारे में भी बताऊंगा, किस प्रकार से कुंडली मिलान में क्या क्या बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दोष निवारण कराना चाहते हैं या दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो वहाँ से नोट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, बिजली की दो तारों की तरह होता है। अगर सही तार जुड़ जाए ना तो घर में रोशनी फैल जाती है, और अगर गलत तार जुड़ जाए तो जोर का झटका लगता है। और यह झटका एक बार नहीं लगता है, बार बार लगता रहता है, और कई बार तो झटका इतनी तीव्र होती है कि उसमें जो है वियोग का भी खतरा बन जाता है। तो इसके लिए जो है ज्योतिष पद्धति में जो है कुंडली मिलान की बात कही गई, यानी ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान की बात कही गई है। और जब कभी वर और वधू की कुंडली मिलान की जाती है और उनमें अगर गुण मिल जाते हैं तो फिर उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, अन्यथा उनका वैवाहिक जीवन कष्टमय बीतता है। और यह तब होता है जब कुंडली मिलान में कोई दोष लगता है। हालांकि कुंडली मिलान में केवल और केवल जो है गुण मिलाए जाते हैं। मंगल दोष और कुंडली में अगर वर या वधू की किसी भी कुंडली में जो है कोई दोष लगा है तो वह इससे सार्वजनिक नहीं होता या उसका संज्ञान नहीं मिलता है। तो जब कभी कुंडली मिलान कराएं तो कुंडली मिलान तो अनिवार्य है। इसके अलावा वर और वधू दोनों की कुंडली का भी विश्लेषण बारीकी से कराना चाहिए, क्योंकि उसमें यह भी देखना अनिवार्य है कि कौन सी महादशा चल रही है, ग्रहों की क्या स्थिति है और कौन से दोष लगे हैं कुंडली में, और किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से जातक या जातिका का स्वभाव कैसा हो सकता है। ये सभी जानकारी जो उससे मिल जाए। मंगल दोष का भी जो है कुंडली से ही पता चलता है, कुंडली मिलान में मंगल दोष का पता नहीं चलता है। तो इसका आप बारीकी से ध्यान रखें, और जब कभी कुंडली मिलान कराएं तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कुंडली मिलान में किस प्रकार से पता किया जाता है। तो कुंडली मिलान में जैसा आपको बताएं 36 के 36 गुण मिल गए, कुछ इस प्रकार से जो है कहावत भी है, मुहावरा भी है। तो 36 गुण होते हैं। 36 गुण में 8 गुण जो है वो नारी दोष के होते हैं, 7 गुण जो होते हैं भकुड़ दोष के होते हैं, 6 गुण जो होते हैं वो गण के होते हैं, 5 गुण जो होते हैं मैत्री स्वभाव के होते हैं, 4 गुण जो होते हैं प्रेम संबंध को दर्शाता है, 3 गुण जो है भाग्य को बताता है, 2 गुण जो है आपसी नियंत्रण को बताता है, और 1 गुण जो है वर और वधू के व्यवहार वर्ण को बताता है। तो कुछ इस प्रकार से 36 गुण होते हैं। अब इनमें नारी दोष लगता है, भकुड़ दोष भी लगता है, गण भी होता है और मैत्री भी होता है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम भकुड़ दोष की। भकुड़ दोष कब लगता है? भकुड़ दोष तब लगता है जब वर और वधू की कुंडली में जो है 12-2, यानी कि वर की कुंडली में जो है दूसरा घर और वहां से फिर 12 भाव 12 घर गिनते हैं तो फिर कन्या की जो है राशि आती है, तो वो होता है 12-2 का। इसको आसान शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर किसी की राशि जो है वो वृषभ है, वृषभ राशि है, और फिर वहां से अगर आप काउंट करेंगे 12वीं राशि जो आएगी वो राशि जो है, यानी कि उन दोनों में 12-2 का भकुड़ दोष लगेगा। इसी प्रकार से जो है 6-8 का भकुड़ दोष लगेगा। मान लीजिए आपकी राशि कर्क है और वधू की जो राशि है वो धनु है, तो यहां पर जो है 6-8 का भकुड़ दोष लगेगा, क्योंकि जब धनु से काउंट करेंगे तो कर्क राशि 8वें नंबर पर आएगा, और उसी प्रकार से जो है जब कर्क से बात करेंगे, कर्क से गिनती करते हैं तो वहां पर जो है 6ठे नंबर पर जो है धनु राशि आती है। तो इस प्रकार से 6-8 का भकुड़ दोष लगता है, और इसी प्रकार से 9-5 का भकुड़ दोष लगता है। तो इन तीनों में विशेषताएं क्या है, यानी कि इन तीनों के अलग अलग परिणाम मिलते हैं। अगर किसी वर और वधू की कुंडली मिलान में
भकुड़ दोष लगा, और भकुड़ दोष जैसे 3 तरह के होते हैं, 12 2 9 5 6 8 का। अगर किसी वर और वधु की कुंडली मिलान में 6 8 का भकुड़ दोष लगा है तो उस संबंध में जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। यानी कि विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में जो वर और वधु का स्वास्थ्य जो है वो अनुकूल नहीं रहता है, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। ये परेशानी छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है। 9 और 5 का जब भकुड़ दोष लगता है तो 9 और 5 का जब भकुड़ दोष लगता है तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है, यानी कि विवाह उपरांत संतान प्राप्ति में देर होती है। कई अवसर पर संतान प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और अगर होती भी है तो किसी कारणवश जो है वो दिव्यांग होता है या कुछ इस प्रकार की परेशानी होती है जिससे कि वो मनोरथ सिद्ध नहीं होते संतान प्राप्त। अब 12 2 का जब भकुड़ दोष लगता है तो उसमें वर और वधु के जो वैवाहिक जीवन में निर्धनता का सामना कर, जब 12 2 का भकुड़ दोष लगता है तो निर्धनता की परेशानी आती है। तो ये 3 तरह के दोष होते हैं भकुड़ दोष, 12 2 6 8 9 5 का। अब क्या है कि अगर भकुड़ दोष देखते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें अगर एक ही नक्षत्र में दोनों जातक का जन्म हुआ है तो फिर वहां भकुड़ दोष नहीं लगता है। अगर दोनों की एक ही राशि रहती है तो भी यह भकुड़ दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर ये सभी शर्त पूरे नहीं होते हैं तो जातक और जातिका दोनों ही भकुड़ दोष से पीड़ित। तो इस स्थिति में जो है इसका निवारण कराना अनिवार्य होता है। निवारण आप स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार से कर सकते हैं, करवा सकते हैं, करवा सकती हैं। इसके लिए आप स्थानीय ज्योतिष पंडित से सलाह लेकर जो है वहां पर जो जिस प्रकार से उसका निवारण की पद्धति है उस पद्धति को अपनाकर जो है भकुड़ दोष का निवारण करें। तो भकुड़ दोष जो है 3 तरह के होते हैं, जैसे हमने बताया, 12 2 6 8 9 5 का। 12 2 में निर्धनता, 6 8 में जो है शारीरिक कष्ट, और 9 5 में जो है संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। अब बात करते हैं नारी की। तो नारी जो है वो भी 3 तरह के होते हैं, अंत्य, आदि, मध्य। अब नारी दोष में जो है मध्य अगर नारी दोष है तो विवाह न करना चाहिए, अंत्य नारी दोष दोनों की हो गई तो भी विवाह न करना चाहिए, और इसके अलावा आदि नारी दोष दोनों का लग जाए तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में ये वर्जित है। इससे विभिन्न प्रकार की परेशानी जीवन में आती है, किसी अप्रिय परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो नारी दोष में भी विवाह न करने की सलाह दी जाती है। इसका भी निवारण करा सकते हैं। अगर वर और वधु दोनों के विचार मिले, दोनों विवाह करने के लिए आतुर है, तो उस स्थिति में जो है किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से सलाह लें और उनकी सलाह का पालन करें। अब बात करते हैं गण। गण भी 3 तरह के होते हैं, मानव मानव, राक्षस राक्षस, देव देव। यानी कि अगर वर और वधु दोनों के गण राक्षस गण है तो फिर विवाह कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि नाम से प्रतीत होता है उनका वैवाहिक जीवन उनके विचारों पे ही निर्भर होता है। अगर देवता और राक्षस गण मिल जाए, यानी वर और वधु में कोई एक देव है और दूसरा राक्षस है, तो उस स्थिति में भी जो वैवाहिक जीवन कष्ट में हो सकता है। मानव मानव है तो सर्वाइवल रेट अधिक रहती है, यानी कि वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बीत सकता है। देव देव है तो वह उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा, लेकिन राक्षस गण है तो फिर वहां पर परेशानी हो सकती है। तो इसका भी बारीकी से विश्लेषण करा ले। मैत्री गुण, जैसा मैंने बताया, मैत्री गुण तब अगर सही से मिलते हैं तो फिर उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहता है, अन्यथा परेशानी होती है। प्रेम भाव जो है, जहाँ पर 4 गुण देखे जाते हैं उनमें 1 या 2 गुण मिलते हैं। 2 गुण सामान्य कहा जाता है, 1 गुण तो औसतन से भी नीचे है, तो इसका भी बारीकी से विश्लेषण करा लेना चाहिए। अगर वहाँ पर जो 1 गुण मिल रहे हैं तो फिर उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कुंडली मिलान में बारीकी से ध्यान करना चाहिए। भाग्य है, अब 3 गुण मिलते हैं और 3 में अगर 2 मिल गए तो उत्तम है कि उनका भाग्य जो है समृद्ध रहेगा, यानी उनको भाग्य का साथ मिलेगा। इसी प्रकार आपसे नियंत्रण है, वहाँ पर 2 गुण मिलते हैं, वहाँ 1 गुण मिल गए तो भी उनके बीच में जो है सामंजस्य मधुर रहेगा, अन्यथा जो है उनके बीच अनबन रस्सी की खिंचातानी बनी रहेगी। इसके अलावा जो है प्रथम में, यानी कि दोनों के वर्ण क्या हो सकते हैं, किस प्रकार का वो एक दूसरे के प्रति पेश आ सकते हैं, दोनों का व्यवहार किस तरह हो सकता है, क्रिया और प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है, तो इसका बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। तो यह तो कुंडली मिलान की जानकारी मैंने दी है आपको। अब बात करते हैं मंगल दोष का। तो अगर वर मांगलिक नहीं है और वधु मांगलिक है तो फिर विवाह न करने की सलाह दी जाती है, या वर मांगलिक है वधु मांगलिक नहीं है तो विवाह न करने की सलाह दी जाती है। अब इसमें क्या है, मंगल जो है प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल है, तो मंगल दोष का परिहार भी होता है। तो इसका भी बारीकी से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो
अष्टकुट मिलान है उसमें जो है यहाँ मंगल का कुंज जो दोष होता है, इसे कुंज दोष भी कहा जाता है, मांगलिक भी कहा जाता है, तो उसका विचार नहीं किया जाता है। तो उसका भी बारीकी से विश्लेषण करा लेना चाहिए कि कहीं जातक या जातिका में से कोई एक मांगलिक तो नहीं। तो इसका आप विस्तार से विश्लेषण करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें। कई परिस्थिति में जो है मंगल दोष का परिहार भी होता है, तो उसका भी आप विस्तार से जानकारी। अब बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र जो है 27 है। 27 नक्षत्रों में 4 चरण, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इससे ही जातक या जातिका के स्वभाव चरित्र की जो है गणना की जाती है। तो यह इसका भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, किस प्रकार से जो है जातक या जातिका के लिए जो है उत्तम रहने वाला है। और अनुकूलता अगर उत्तम है, चरित्र उनका साफ सुथरा है, व्यवहार उनका कुशल है, तो उस स्थिति में जातक या जातिका के लिए वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। महादशा कौन सी चल रही है? अगर किसी जातक या जातिका वर या वधू की कुंडली में जो है उनके शत्रु ग्रह की जो है महादशा चल रही है, तो फिर उनका वैवाहिक जीवन प्रारंभ से ही कष्टमय हो सकता है। इसका विस्तार ध्यान रखें। तो जब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वर और वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। और मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ कि माघ का महीना, फागुन का महीना, वैशाख का महीना, आषाढ़ का महीना, फिर इसके अलावा अगहन का महीना, ये सारे महीने जो हैं विवाह के लिए उत्तम माने गए हैं। इन महीनों में अगर लड़का या लड़की का विवाह करते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इसके अलावा योग का भी ध्यान रखें, करण का भी ध्यान रखें, दिन का भी ध्यान रखें, महीने का भी ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें, नक्षत्र का भी ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं और तब जाकर आप विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, अन्यथा वैवाहिक जीवन कष्टमय भी हो सकता है। हमें से कई ऐसे जातक हैं आसपास, आपने वो देखा होगा कि उनके विवाह के उपरांत उनका वैवाहिक जीवन कष्टमय बीत रहा है या उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो कई परिस्थिति में जो है कुंडली मिलान से यह जानकारी मिल जाती है। हालांकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल यह नहीं है आपको भयभीत करने का, मैं केवल मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। अगर कोई जातक या जातिका बिना कुंडली मिलान के विवाह करते हैं और उनका पारिवारिक जो विचार वो मिल रहे हैं, वर और वधू के विचार मिल रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, उनके परिवार वालों को भी ऐसा लगता है, तो फिर आप बिना कुंडली मिलान के भी विवाह कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, जिनके जन्म विवरण ज्ञात नहीं है, तो इसका मत यह नहीं कि वो कुंडली मिलान न कराएं तो फिर विवाह ही ना करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आपको जन्म विवरण ज्ञात है तो आप कुंडली मिलान कर अपने वैवाहिक जीवन की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।